नमस्कार। अगर ये पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश राज की नींव किस लड़ाई ने रखी, तो ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? यही ना, कि प्लासी का युद्ध। लेकिन क्या ये सच है? असली कहानी शायद प्लासी की नहीं, बल्कि 1764 में हुए बक्सर के युद्ध की है। एक ऐसी लड़ाई जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ व्यापारी से शासक बना दिया और हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधा सवाल पूछते हैं। जब भी ब्रिटिश राज की शुरुआत की बात होती है, सबसे पहले कौन सी लड़ाई का नाम जहन में आता है? बिल्कुल, ज्यादातर लोग कहेंगे प्लासी। लेकिन आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि असली टर्निंग पॉइंट, जो गेम चेंजर था, वो प्लासी नहीं बल्कि 1764 का बक्सर का युद्ध था। क्यों? क्योंकि देखिए, प्लासी एक साजिश थी, एक धोखा था। लेकिन बक्सर वो एक आमने सामने की एक असली सैन्य जीत थी। तो आखिर बक्सर के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था? चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक लड़ाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारियों की गद्दी से उठाकर सीधा शासकों के सिंहासन पर बिठा दिया। तो सीन सेट करते हैं। साल था 1764, तारीख 22 अक्टूबर। बक्सर के मैदान में आमने सामने थी दो सेनाएं। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके खिलाफ कौन खड़ा था, सोच के देखिए। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और तो और खुद मुगल सम्राट। इन सब की मिली जुली सेना। कागज पर तो ये एक बेहद जबरदस्त टक्कर लग रही। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? इतना बड़ा गठबंधन कंपनी के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ? देखिए, कोई भी युद्ध रातों रात नहीं होता। इस टकराव के पीछे थे चार बड़े कारण, जिन्होंने एक तरफ अपनी संप्रभुता बचा रहे एक हिंदुस्तानी शासक और दूसरी तरफ अपनी ताकत बढ़ा रही कंपनी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और ये चार कारण क्या थे? सबसे पहले, कंपनी द्वारा व्यापार में मिली छूट का गलत इस्तेमाल। दूसरा, नवाब मीर कासिम का इस पर लगाम कसने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स लाना। तीसरा, इससे गुस्साए अंग्रेजों का मीर कासिम को गद्दी से ही हटा देना। और चौथा, इन सब के नतीजे में कंपनी के खिलाफ एक बड़े हिंदुस्तानी गठबंधन का बनना। तो इसकी शुरुआत होती है पैसे से। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे, उन्हें टैक्स फ्री ट्रेड मतलब बिना टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत थी। लेकिन वो इसका फायदा कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल बिजनेस के लिए उठा रहे थे। इसका असर क्या हुआ? बंगाल के जो लोकल व्यापारी थे, उनका काम ठप हो गया और नवाब मीर कासिम का खजाना वो धीरे धीरे खाली होने लगा। अब मीर कासिम एक काबिल शासक था। उसने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला। उसने ऐलान किया कि अब से सभी व्यापारी, चाहे वो ब्रिटिश हों या हिंदुस्तानी, सब बराबर टैक्स देंगे। लेकिन कंपनी को बराबरी का ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो आग बबूला हो गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मीर कासिम को गद्दी से हटाकर अपने पुराने कठपुतली मीर जाफर को वापस बिठा दिया। और बस यही वो पल था जब मीर कासिम अंग्रेजों का खुला दुश्मन बन गया। तो अब वापस चलते हैं युद्ध के मैदान में। ये देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक छोटी लेकिन अनुशासित और संगठित फौज ने एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। ये संख्या की नहीं बल्कि रणनीति और संगठन की जीत की कहानी है। तो देखिए, एक तरफ थे कौन कौन? बंगाल के गद्दी से उतारे गए नवाब मीर कासिम, उनका साथ दे रहे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और इनके साथ थे खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मतलब ऑन पेपर ये एक ऐसी सेना थी जिसे हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और दूसरी तरफ मेजर हेक्टर मुनरो की कमान में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। तो सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी सेना हारी कैसे? वजह साफ थी, हिंदुस्तानी गठबंधन में कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल की जबरदस्त कमी थी। तीनों नेता असल में एक साझा मकसद के लिए नहीं बल्कि अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। उनका नेतृत्व बिखरा हुआ था। जबकि इसके उलट कंपनी की फौज की रणनीति बेहतर थी, उनमें अनुशासन था और उनके हथियार भी आधुनिक थे। और नतीजा, 23 अक्टूबर 1764 को मेजर मुनरो की अनुशासित फौज ने इस विशाल लेकिन बिखरे हुए हिंदुस्तानी गठबंधन को बुरी तरह से एक निर्णायक हार दी। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अब बात करते हैं युद्ध के बाद के असर की और उस संधि की जिसने बस एक कलम के झटके से पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत पर मुहर लगा दी। ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। साल 1765 में आई इलाहाबाद की संधि या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम संधि नहीं थी
जिसमें जमीन का लेन देन होता है। नहीं, इसका मकसद जमीन नहीं बल्कि पावर यानी सत्ता को कानूनी तरीके से अपने हाथ में लेना था। इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था दीवानी अधिकार का मिलना। अब ये दीवानी अधिकार क्या थे? इसका मतलब था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूल करने का और नागरिक प्रशासन चलाने का कानूनी हक। एक लाइन में कहें तो ये शासन करने का लाइसेंस था। और इस एक चीज ने पूरा पावर स्ट्रक्चर ही बदल दिया। पहला, अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए। दूसरा, जो मुगल सम्राट कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करते थे वो अब कंपनी के पेंशनर बनकर रह गए। और तीसरा, अवध के नवाब को भी झुकना पड़ा और भारी जुर्माना भरना पड़ा। देखते ही देखते सारी बड़ी ताकतें कंपनी के सामने बेबस हो गई। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के लंबे समय के प्रभाव यानी इसकी विरासत को समझते हैं। बक्सर वो लम्हा था जब एक व्यापारी कंपनी की किताबों का हिसाब किताब एक साम्राज्य के फरमान में बदल गया। तो इसका आखिरी निष्कर्ष क्या है? 3 बातें बिल्कुल साफ है। बक्सर के बाद ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गए। कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई। और यहीं इसी जीत के साथ ब्रिटिश राज की असली मजबूत नींव रखी गई। और इतिहासकारों के बीच एक कहावत बहुत मशहूर है जो इस पूरी बात को एक लाइन में समझा देती है। प्लासी ने रास्ता दिखाया, बक्सर ने राज दिलाया। सही तो है, प्लासी ने दरवाजा खोला था लेकिन बक्सर ने तो उन्हें पूरे घर की चाबियां ही थमा दी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए ज्यादा बड़ा खतरा क्या साबित हुआ? प्लासी में मिला धोखा या बक्सर में हुई हार? इस पर सोचिएगा जरूर। शायद इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है।